नमस्कार विद्यार्थियों, को पढ़ रहे थे मैथ के अंदर जलवायु के अंदर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक है अक्षांश। कौन सा है? अक्षांश कारक से हम समझते हैं कि किस तरीके से भारतीय जलवायु को ये प्रभावित करता है। देखो, कर्कवृत्त देश के मध्य भाग कहां से गुजरती है? कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, और देश का लगभग आधा भाग क्या है? देश का लगभग जो आधा भाग है, उस आधे भाग को क्या करती है? डिवाइड करती है उत्तर और दक्षिण दिशा के रूप में। क्या करती है? उत्तर और दक्षिण दिशा के रूप में क्या कर रही है? उसको आधे भाग को डिवाइड करने का काम कर रही है। मतलब कर्कवृत्त देश को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में बांटती है। किस किस में? उत्तर और दूसरा है दक्षिण। दो भागों में बांटने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? कर्कवृत्त के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो पश्चिम में कहां से निकल रही? पश्चिम से कच्छ के रण से लेके और पूर्व में मिजोरम तक ये कर्क रेखा जाती है भारत के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज कि भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णीय कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। भारत की जलवायु उपोष्ण व उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यानी उत्तर दक्षिण दो भागों में विभाजित करें, लेकिन भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में विभाजित है। तो इस तरीके से जलवायु पे अक्षांश रेखा का भी प्रभाव पड़ता है। फिर ऊंचाई की क्या भूमिका है? अब देखो ऊंचाई की क्या भूमिका है। ऊंचाई के अंतर्गत ये चीज बताई गई है भारत के अंदर कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत क्या है? उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी ऊंचाई 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। ठीक है, और ये मध्य एशिया से क्या कर रहा है? ये मध्य एशिया से आने वाली हवाओं, शुष्क हवाओं को क्या करता है? रोकता है। मतलब उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर्वत और ऊंचाई उसकी 6000 मीटर है, और मध्य एशिया से आने वाली कौन सी शुष्क हवाओं को हमारे भारत के अंदर प्रवेश करने से उनको रोकता है, जिससे क्या है कि ठंड अत्यधिक पड़ती है। ठीक है, और दूसरी चीज मध्य एशिया से आने वाले को इनको रोकने का जो कार्य है वो हिमालय के द्वारा ये किया जा रहा है। और पर्वतों के कारण मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड, मतलब इनके कारण, पर्वतों के कारण ठंड कम पड़ती है। मतलब इन पर्वतों के कारण क्या हो रहा है कि भारत के अंदर जो ठंड है वो बहुत ही कम पड़ती है। अब वायुदाब एवं पवन, नेक्स्ट हमारा जो बिंदु होगा वो है वायुदाब एवं पवन। वायुदाब एवं पवन के अंतर्गत क्या बताया गया है कि हमारे यहाँ पे देखो, भारत की जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्न प्रकार की। यहाँ पे भारत की जलवायु से संबंधित निम्नलिखित यहाँ पे मौसमी अवस्थाएं हैं, जिसमें
वायुदाब है धरातलीय पवने, वायुदाब धरातलीय पवने हो गई। और उत्तरी वायु परिसंचरण, उत्तर का जो वायु परिसंचरण है, और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, पश्चिम के चक्रवाती जो विक्षोभ है एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये प्रमुखता लिए है। तो अब देखो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र के अंदर स्थित है। और यहाँ उत्तरी गोलार्ध के पोष्ण कटिबंधीय यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। मतलब ये हवाएं कहां से है कि ये पवने जो कहां से बन रही है, हवाएं कहां से बन रही है कि उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, कौन सा? उच्च दाब पट्टियों से ये हवाएं यानी ये पवने उत्पन्न होती है। और ये पवने जो उत्पन्न होती है दक्षिण की ओर बहती है। और कहां बहती है? दक्षिण की ओर ये पवने बहने लग जाती है। और दक्षिण की ओर ये पवने बहती हुई क्या करती है? दक्षिण की ओर बहती पवने कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षोभित होकर, मतलब कौन सा बल लगता है इन पे? कोरियालिस बल लगता है। और कोरियालिस बल के कारण क्या है कि दाहिनी ओर विक्षोभित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। मतलब कोरियालिस बल के कारण जो विषुवतीय जो दाब वाला जो क्षेत्र है उस ओर ये पवने क्या करने लग जाती है? बहने लग जाती है। और इन पवनों से स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है। मतलब पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। पवनों में नमी बहुत कम होती है। यानी पवनों के अंदर क्या होता है? बहुत ही कम नमी पाई जाती है। और बहुत ही कम नमी के कारण स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। स्थलीय भागों पर और बहती है। मतलब ये क्या कर रही है? स्थलीय भागों में उत्पन्न हो रही है। और स्थलीय भागों के अंदर ये हवाएं क्या करती रहती है? चलती हुई रहती है। और भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। भारत इन पवनों के कारण कैसा क्षेत्र होना चाहिए था? शुष्क क्षेत्र। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि अब देखते हैं क्यों नहीं है। इसका कारण हम ढूंढते हैं कि भारत की वायुदाब पवन तंत्र अद्वितीय। भारत का वायुदाब, भारत शुष्क क्षेत्र होना था, लेकिन भारत का वायुदाब पवन तंत्र क्या है? भारत का वायुदाब पवन तंत्र अद्वितीय। शीत ऋतु में क्या बताया गया? अद्वितीय है। और शीत ऋतु में, अब देखो शीत ऋतु के अंतर्गत इसमें क्या बताया गया है कि शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय के उत्तर में क्या होता है? उच्च दाब होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में कौन सा दाब पाया जाता है? उच्च दाब होता है।
ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ओर बहती है। मतलब ठंडी महासागर यानी ठंडी जो हवाएं हैं, ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। दक्षिण में ठंडी शुष्क हवाएं महासागरीय किस ओर दक्षिण में ठंडी शुष्क हवाएं महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। महासागरीय क्षेत्र के ऊपर क्या करती है, के ऊपर ये हवाएं बहती रहती हैं। और दूसरी चीज इसमें एक और चीज बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में एशिया में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ऐसी स्थितियां वहां उत्पन्न होने लग जाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में और जो दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, और वायु की दिशा दिन ब दिन क्या होने लग जाती है, परिवर्तित होने लग जाती है। और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है, यानी नमी ग्रहण करती है। यह हवाएं क्या करती है, नमी ग्रहण करती है। और नमी ग्रहण करने के कारण भारत के क्षेत्र पे ये वर्षाएं करने लग जाती है। और इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण, इस प्रदेश में क्या, यानी भारत प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र जो कि पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। किस प्रवाह के प्रभाव में रहता है, पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में। और प्रवाह का एक मुख्य घटक जेड धारा को बताया गया। प्रवाह का मुख्य घटक किसे बताया गया, जेड धारा को बताया गया। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको उतारने, बाकी का जो आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जेड धारा है, जिनको अच्छे विस्तार से हम कल की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। धन्यवाद।